अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9 फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और आज के जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सामने वो है हमें स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ना है, डिवाइसेस टू मेजर द टाइम, ह्यूमन रिएक्शन टाइम और उसके बाद फिर यूनिट प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं कि वक्त एक बड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी है और पिछले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा भी था। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको मालूम है, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास जो थी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, जिनके अंदर एक बड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास टाइम की है। और हम सब जानते हैं कि टाइम को नापा जाता है किसके अंदर, सेकंड में नापा जाता है। लेकिन एक सेकंड होता कितना है, हमें इसको पहले समझना है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम था वो तो ठीक है कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या है, वो सेकंड से बनाया गया। लेकिन सेकंड के दुनिया में 2 स्टैंडर्ड रहे हैं। एक स्टैंडर्ड सेकंड का मीन सोलर डे से बनाया गया था जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, अब नहीं यूज होता। और एक स्टैंडर्ड बनाया गया है एटॉमिक क्लॉक से और ये स्टैंडर्ड आज भी फॉलो होता है और बहुत एक्यूरेट और अच्छा स्टैंडर्ड है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि मीन सोलर डे के हिसाब से एक सेकंड कितना होता था। हम सभी जानते हैं कि एक सोलर डे का मतलब क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल दिन है ये सोलर डे कहलाता है। जबकि हम जानते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो दिन होता है वो ल्यूनर होता है। हमारा कैलेंडर सोलर कैलेंडर नहीं चलता बल्कि हमारा ल्यूनर कैलेंडर चलता है। ठीक है, 12 महीने उसमें भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि 31 डेज का कोई मंथ नहीं होता इस्लामिक कैलेंडर के अंदर। तो ल्यूनर एक कैलेंडर है, यानी चांद की तारीखों वाला, कमरी जिसको कैलेंडर कहते हैं, और एक कैलेंडर हमारे पास सोलर है जिसको शमसी कैलेंडर कहा जाता है, जो आपका ये जनवरी फरवरी वगैरह चलता है। वरना वहाँ पर आप आ जाएं तो फिर अभी देखिए पीछे जिलहज गुजरा है, उसके बाद ये मुहर्रम हराम आ गया। ठीक है ना, इस तरह से। तो हम ऑब्वियसली चूंकि हम तो इंटरनेशनल सिस्टम की इस वक्त बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सोलर डे की ही बात होगी। तो हम जानते हैं कि हमारा एक सोलर डे जो है ये 24 घंटे का होता है। हर घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86,400 सेकंड्स बनेंगे। एक मीन सोलर डे में कितने 86,400 सेकंड होते हैं। तो अगर एक मीन सोलर डे में इतने सेकंड होते हैं तो मैं अगर अपने एक दिन को 86,400 से डिवाइड कर दूं, यानी 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे, तो एक सोलर डे को अगर 86,400 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो जो एक टुकड़ा होगा वो कितना होगा, वो ऑब्वियसली 1 सेकंड होगा। तो सिंपल सी बात है ना, आप जैसे एक दर्जन में 12 अंडे हैं, अब आप अपने दर्जन के 12 टुकड़े कर देंगे तो ऑब्वियसली एक अंडा आपके हाथ में आ जाएगा। तो यही वाली बात यहां पर भी है कि एक मीन सोलर डे 86,400 सेकंड्स के बराबर है। तो अगर मैं अपने मीन सोलर डे को 86,400 पार्ट्स में तोड़ दूं या उसका 86,400 हिस्सा उठा लूं तो वो ऑब्वियसली 1 सेकंड होगा। तो इस स्टैंडर्ड के साथ प्रॉब्लम थी कुछ। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो सोलर डे है या हमारा जो सोलर कैलेंडर चलता है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अब आप बोले हैं परफेक्ट नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हम तो बात करते हैं किस चीज़ की, चांद की तारीखों के पट्टों की। सोलर कैलेंडर में भी बहुत मसाइल रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बना था उसके अंदर भी कितने मसाइल थे, बीच में से 14 दिन उड़ा दिए गए। तो वो तो बात खाली बस हमारे इस्लामिक कैलेंडर के ऊपर आती है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो सोलर कैलेंडर है वो कौन सा परफेक्ट है, और इस्लामिक कैलेंडर परफेक्ट ही है। वो बस आपस के जो क्या नाम है थोड़े मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई इशू नहीं है जो ईद वगैरह पर हम देखते हैं। खैर बहरहाल, तो इशू ये है कि हमारा जो एक सोलर ईयर है वो भी कोई 365 डेज का तो नहीं होता। अब आप बोलेंगे 365 डेज का ही तो होता है, नहीं होता। हमारा सोलर ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है। अब 6 घंटा पहले साल में भी रह जाता है
दूसरे साल में भी 6 घंटा रह जाता है, तीसरे साल में भी 6 घंटा रह जाता है, क्योंकि आप तो 365 डेज चला रहे हो ना। लेकिन हकीकत में जो आपका एक ईयर है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स का है। तो 6 आवर्स तो आप मिस कर देते हैं, क्योंकि आप 12 AM पे न्यू ईयर बना लेते हैं ये लोग। तो 6 आवर्स पहले साल में रुके, दूसरे साल में 6 आवर्स आपने छोड़े, तीसरे साल में भी 6 आवर्स छोड़े, फिर चौथे साल में भी 6 आवर्स आ गए। तो 6 आवर्स 4 दफा जब जमा होंगे तो 24 आवर्स होंगे, 6 और 6 12 और 3 18 और 6 मजीद 24। ये वो 24 एक पूरा दिन बन जाता है, जो 29 फरवरी के तौर से ऐड हो जाता है लीप ईयर में। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो पॉइंट सारा ये है कि भाई आपका सोलर ईयर और ऑब्वियसली फिर सोलर मंथ और ऑब्वियसली फिर सोलर डे भी परफेक्ट नहीं है। तो आपने तो अपने सेकंड को मीन सोलर डे के हिसाब से डिफाइन करा था, तो फिर ये कैसे परफेक्ट होगा? ऑब्वियसली ये भी परफेक्ट नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड जो था वो फिर बेकार हो गया, और इस स्टैंडर्ड के बजाय फिर ये मूव कर गए किसके ऊपर? एटॉमिक क्लॉक के स्टैंडर्ड पर चले गए। अब एटॉमिक क्लॉक का स्टैंडर्ड क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। हम केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी केमिस्ट्री की भी पूरी लेक्चर की सीरीज चल रही है 9 केमिस्ट्री की, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर और सेकंड ईयर केमिस्ट्री का मैंने एक लेक्चर अपलोड करा है, उसके अंदर भी मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करी है। तो पीरियोडिक टेबल का जो बेटा 1A ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप? 1A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस ग्रुप के अंदर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनका असल नाम नेट्रियम और कैलियम है। खैर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये रहा मेरे काम की चीज। सीजियम, सीजियम जिसका मास नंबर 133 है। सीजियम के एटम को अल्लाह ताला ने बहुत शानदार सलाहियत दी है। सवाल पैदा हुआ क्या सलाहियत दी है? सीजियम का एटम वाइब्रेट करता है, और हम सीजियम के एटम्स की वाइब्रेशन को अगर काउंट करें, कितनी वाइब्रेशंस काउंट करें मैं बता रहा हूं आपको। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतनी वाइब्रेशंस सीजियम के एटम की। कितनी वाइब्रेशंस ली आपने? 9,19 करोड़ 27 लाख 31,770। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतनी वाइब्रेशंस सीजियम का एटम जब करता है। वाइब्रेशन का मतलब पता है ना? देखना जरा गौर से मुझे। मैं यहां हूं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहां से यहां गया और यूं वापसी आ गया, ये एक वाइब्रेशन है। यानी कोई चीज यूं गई और यूं वापसी आई, ये एक वाइब्रेशन है। और सीजियम का एटम कितनी वाइब्रेशन करे? जब 9 बिलियन या 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 दफा सीजियम का एटम जब वाइब्रेट करे तो 1 सेकंड गुजरता है। बस 1 सेकंड में सीजियम का एटम इतनी दफा वाइब्रेट करता है, और इतना ज्यादा एक्यूरेट वाइब्रेट करता है कि तकरीबन 30 करोड़ साल भी गुजर जाएंगे ना तो उसमें सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आएगा। जबकि नॉर्मल क्लॉक्स के साथ क्या होता है, वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मल क्लॉक जो घड़ी वगैरह आप घरों में लगाते हैं ये ड्रिफ्ट करती हैं, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से हट जाती हैं। पर सीजियम की जो एटॉमिक क्लॉक है वो इतनी एक्यूरेट है कि व्हेन इट वाइब्रेट्स, हाउ मेनी वाइब्रेशन? दिस मच अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन अकाउंट्स टू ओनली अ सेकंड। तो हम इतनी वाइब्रेशन को काउंट करते हैं और उसको 1 सेकंड का नाम दे देते हैं। आउटस्टैंडिंग। और ये वाइब्रेशन इतनी ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है कि 30 करोड़ साल 300 मिलियन ईयर्स गुजर जाएंगे तो सिर्फ 1 सेकंड का इसमें फर्क आएगा। कितना अच्छा हो गया ये तो ये हमारा आज के दौर का स्टैंडर्ड है। तो 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया जाता है? वो टाइम इंटरवल इन विच द सीजियम 133 atomic clock makes a number of vibrations equal to this much amount। इतनी वाइब्रेशन जब कर देता है सीजियम का 133 का एटम, तो आप फिर इसको क्या कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं। बहुत ही आउट क्लास स्टैंडर्ड है। तो हमारा ये पहला जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम था ये वाला ऑब्जेक्टिव निमट गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द डिवाइसेस टू मेजर द टाइम। हमारे कोर्स के हिसाब से जो हमें डिवाइसेस बोली गई हैं टाइम को मेजर करने के लिए, ऑब्वियसली टाइम को मेजर करने के लिए नॉर्मली वी यूज दी स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच
यूज करी जाती है टाइम को मेजर करने के लिए। और स्टॉप वॉच हमारे पास दो तरह की आती हैं, एक आती है एनालॉग और दूसरी आपके पास आती है डिजिटल। एनालॉग स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एनालॉग स्टॉप वॉच में और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या फर्क होता है। एनालॉग स्टॉप वॉच बेसिकली मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपने देखी होगी कि आपके पास डायल्स वगैरह टाइप की घड़ी होती है, ठीक है ना, कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह नहीं होते, बल्कि रादर उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। तो होता है कि इस तरह से आपके पास एक स्टॉप वॉच होती है, इसके ऊपर जो है वो एक नॉब भी होता है, ठीक है, नॉब होता है इसके ऊपर एक KNOB नॉब है। इस नॉब को आप इस तरह से क्या करते हैं, घुमाते हैं, टाइट करते हैं। तो जब इस तरह से टाइट करते हैं तो अंदर बेटा एक स्प्रिंग है ना, वो ट्विस्ट होता जाता है। स्प्रिंग ट्विस्ट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो तुमने जो वर्क किया होता है ना, अपनी एनर्जी हाथ की लगाई होती है, वो उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बाद में पढ़ेंगे हम, बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। अब बाद में क्या होता है कि जब आप उसको चाबी भर देते हैं तो छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर एनर्जी अभी स्टोर्ड है। फिर आप इस बटन को ऊपर से प्रेस अगर करते हैं, यही वाला बटन ऊपर से जब इसको प्रेस किया जाता है, तो प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो क्लॉक है वो टिक करना शुरू हो जाती है, टिक 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 चलना शुरू हो जाएगी, यूँ चलना शुरू होगी। फिर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। और तीसरी दफा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी निडल है जो यहाँ पहुंची हुई थी इस वक्त, ये दोबारा रीसेट होकर दोबारा जीरो पर आ जाएगी। यानी आपको नॉब के जरिए से पहले इसको क्या करना है, टाइट करना है, ताकि आप इसके अंदर चाबी भर सके। उर्दू का मुहावरा भी है, इसको चाबी भर दी गई है, तो चाबी भर सके आप, तो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। फिर आप उसी नॉब को दबाएंगे तो क्या होगा, वो क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी। फिर उसी नॉब को दबाएंगे तो क्या होगा, क्लॉक रुक जाएगी। और फिर उसी नॉब को दोबारा दबाएंगे तो क्लॉक वापसी अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी एनालॉग क्लॉक काम करती है। बाकी भाई डिजिटल क्लॉक के अंदर भी इसी तरह का ही बटन होता है, लेकिन उसमें बटन होते हैं और उसके अंदर एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है और सेल होता है। काम उसका भी इसी तरह ही है। बटन दबाएंगे घड़ी चलना शुरू होगी, बटन दबाएंगे घड़ी रुक जाएगी, फिर बटन दबा देंगे तो दोबारा अपनी रीसेट होकर यानी जीरो पोजीशन पर आ जाएगी। आपको नई रीडिंग अब लेने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा मसला है भाई, बहुत बड़ा मसला है। और वो मसला क्या है, वो ये कि इन डिवाइसेस को, स्टॉप वॉच को यूज करने में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। अब ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या होता है, बड़ी जबरदस्त चीज है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम ये कि आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, सामने अचानक बिल्ली आ गई, तो दिमाग आपका आपके पाँव को सिग्नल भेजेगा कि ब्रेक मार दो, ऐसी होगा। आंखें पहले देखेगी, सेंसर ने, आपकी आंखों के सेंसर ने सेंस करा कि देयर इज अ कैट इन फ्रंट ऑफ द कार, सो द ब्रेन विल कॉम्प्रीहेंड दैट सिग्नल एंड आफ्टर comprehension it will send a signal to your muscles, और वो मसल्स आपके जो पाँव के मसल्स हैं या जो भी आपका सिस्टम चल रहा है, बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो वो क्या करेगा, फौरी तौर से क्या करेगा, ब्रेक प्रेस करोगे आप। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक इंसान को तकरीबन 0.3 से लेकर 0.4 सेकंड का टाइम लग जाता है। इतना टाइम आपको लग जाता है। यानी आपने बिल्ली को देखा, गाड़ी के सामने ब्रेक मारी, इतने में भी 0.3 से 0.4 सेकंड का टाइम लग जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बहुत एक्यूरेट रीडिंग्स की बात करते हैं तो ये जो स्टॉप वॉच ऑन करना है, उसको ऑफ करना है, इसमें भी तो आपका 0.3 सेकंड लग रहा होगा। तो जो भी रीडिंग होगी इसके अंदर 0.3 से 0.4 सेकंड का एरर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको बोलूंगा कि ऑन करो स्टॉप वॉच, तो आप फौरन नहीं ऑन कर देंगे, आपको तकरीबन 0.3 से 0.4 सेकंड का टाइम होगा, तो आपकी रीडिंग खराब होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड दी ह्यूमन रिएक्शन टाइम, जो कि स्टॉप वॉच के मामले को खराब करता है। रिएक्शन तो यही कहते हैं ना कि आपको एक काम करने को बोला कि अब आपने उसका जो रिएक्शन किया, यानी वो काम, यानी सिग्नल मिलने के बाद जब आपने काम किया, आपने बिल्ली को देखा तो आपने ब्रेक मारी, तो इतने में जो टाइम लगेगा देखने में और ब्रेक मारने में 0.3 से 0.4 सेकंड का टाइम लग जाएगा। स्टॉप वॉच में भी तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी रीडिंग खराब आने लगेगी। तो हम चाहते हैं कि ये निज़ाम ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेट होने का मतलब कि खुद से चले, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें मिनिमम हो जाए। सो हाउ कैन वी अचीव दैट, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम लाइट गेट्स यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर लाइट गेट्स? लाइट गेट्स वो सेंसर होते हैं कि अगर एक गाड़ी एक जगह से गुजर रही है ना, तो लाइट गेट्स
लगे हुए होंगे ना, तो वो जैसी गाड़ी गुजरेगी सेंसर उसको सेंस कर लेगा और फौरन स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी। दूसरे एंड पर जब गाड़ी पहुंचेगी फिनिश पॉइंट पर, वहां एक और लाइट सेंसर लगा हुआ होगा, लाइट गेट लगा हुआ होगा, वो उसको सेंस करेगा, वो ऑफ कर देगा स्टॉप वॉच को। तो हमने ह्यूमन के ऑन ऑफ के मामले को हटाकर किसको यूज करना शुरू कर दिया? लाइट गेट्स। इसका इलाज लाइट गेट्स में है, जो खुद से ऑन और खुद से ऑफ हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इट इज बेटर टू यूज अ स्टॉप वॉच which is aided with light gates, otherwise problem will be that there will be human reaction time involved or included in the readings, and that will create some sort of error. So ये इसका तरीकेकार है कि आप लाइट गेट्स को यूज करके अपना मसला हल करें। लास्ट टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का ये यूनिट प्रीफिक्सेस है। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रीफिक्सेस फिर लिखने भी होंगे, और पहले तो आपको समझाने के भी प्रीफिक्सेस होते क्या है और फिर उसका चार्ट। प्रीफिक्सेस, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने एसआई बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, किलोग्राम, मीटर, इन सब के बारे में पढ़ा। मीटर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बाद वक्त आप लोग ये देखते हैं कि मीटर से पहले किलो लगा हुआ होता है या सेंटी लगा हुआ होता है। पहले उर्दू में आपने पढ़ा भी होगा साबिका और लाहिका। साबिका उस चीज़ को कहते हैं जो पहले आता है, लाहिका उस चीज़ को कहते हैं जो बाद में आता है। या तो मेरी उर्दू में मेरा ख्याल है ऐसी है, हाँ ऐसी ही है। तो इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स होते हैं आपके पास। तो प्रीफिक्स जो होता है वो पहले आता है और सफिक्स जो होता है वो बाद में आता है। अभी सफिक्स की तो बात करनी ही नहीं है फिजिक्स में, प्रीफिक्स की बात करनी है। तो होता ही है कि हमारे पास एक यूनिट है मीटर। हम ये चाहते हैं कि वो मीटर बड़े यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, या कभी कभार हम ये चाहते हैं कि मीटर छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये मीटर 1 से बड़ा हो जाए या ये मीटर 1 से छोटा हो जाए। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मेरे पास ये मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने इससे पहले लगाया किलोमीटर। तो शायद आप लोगों को पता हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब देखो ये 1 मीटर से बड़ा हो गया, और यहां पर मैंने क्या किया, सेंटीमीटर लिखा, तो ये 1 मीटर से छोटा हो गया। 1 सेंटीमीटर 1/100 होता है। ये हम अभी आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको। ये 0.01 मीटर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो किलोमीटर है ये 1 से बड़ा हो गया, और ये जो सेंटीमीटर है 1 से छोटा हो गया। देखो 0.01 इज लेस देन 1। तो हमारे लिए ये दोनों प्रीफिक्स थे, किलो भी और बेटा क्या, सेंटी भी। बस फर्क क्या था कि ये वाला जो प्रीफिक्स था ये ग्रेटर देन 1 पे ले गया हम लोगों को, और ये वाला प्रीफिक्स जो था ये हमको लेस देन 1 पर ले गया। या ये कह लो कि ये वाला प्रीफिक्स 1 से बड़ा यानी मल्टीपल्स है, और ये वाला प्रीफिक्स 1 से छोटा यानी सब मल्टीपल्स है। तो प्रीफिक्सेस उन चीजों को कहा जाता है जो हमारे यूनिट से पहले लगते हैं और यूनिट की वैल्यू को 1 से बड़ा या 1 से छोटा कर देते हैं। इफ दे कॉज द यूनिट टू बी ग्रेटर देन 1 दे विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीपल्स, अदरवाइज दे विल बी कंसीडर्ड एज सब मल्टीपल्स। आप समझे बात को? अब हमारे कोर्स में उन्होंने हमें एक प्रीफिक्सेस का चार्ट दिया हुआ है जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और उसके बाद हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगा। इसमें हम मल्टीपल्स यानी ग्रेटर देन 1 के बारे में भी देखेंगे और सब मल्टीपल्स के बारे में भी देखेंगे। तो पहले मैं मल्टीपल्स का चार्ट बना देता हूँ। मल्टीपल्स में सबसे पहले मेरे पास है डेका, कैपिटल डी, ये 10⁻1 कहलाता है। देन मेरे पास है हेक्टा, स्मॉल h से रिप्रेजेंट होता है, ये 10⁻2 कहलाता है। ऑब्वियसली ये 10 ही होगा और 10⁻2 100 हो जाएगा। देन आई हैव द किलो जो स्मॉल k से रिप्रेजेंट होता है। बहुत सारे लोग कैपिटल k बनाते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, ये 1000 हो गया। देन किलो के बाद है मेगा, कैपिटल M, दिस इज 10⁻6 मिलियन, यानी अब कौन लिखे, एक के आगे आप 6 सिफर खुद से लिख लें, सही है, लिख लेंगे ना। इसके बाद आ जाता है आपके पास टेरा, कैपिटल T, ये 10⁻सॉरी गीगा आएगा, गीगा 10⁻9, 1 के आगे 9 सिफर, ठीक है। देन आपके पास टेरा आ जाएगा, कैपिटल T, ये 10⁻12 है। देन पेटा,
10⁻15। इसी तरह आगे और भी चलता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये सारे 1 से बड़े हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं किनकी, सब मल्टीपल्स की, तो सब मल्टीपल्स में मेरे पास है सबसे पहले डेसी स्मॉल डी 10⁻⁻1, और मैथ में पढ़ाया था कोई भी पावर माइनस में हो तो नीचे ले आओ, 1/10 की पावर 1 लिखते हैं नहीं, 0.11। इसी तरह सेंटी स्मॉल सी 10⁻⁻2, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 1/100 0.01। देन मिली, अब मैं वो वैल्यूज नहीं लिखूंगा, पर याद रखिएगा जो भी पावर है 0 से 1 कम लग रहा है। देखो यहाँ 10⁻2 है ना, 1 0 लगा। चलो एक दो और लिखता हूँ, मिली स्मॉल m 10⁻³ 1/1000 तो 0.001, ठीक है। पॉइंट के बाद हमेशा याद रखना जो भी माइनस की पावर होती है तो पॉइंट के बाद 1 0 कम लगता है, ठीक है। या यूं समझ लो कि 1 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो यहाँ पर 2 0 ये हो गए और 1 ये हो गया। बहरहाल ऐसे समझ लो, चलेगा समझना। बहरहाल मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के लिए ये सिंबल यूज होता है, ये ग्रीक लेटर म्यू कहलाता है, म्यू 10⁻⁻6 खुद ही लिख लें। देन नैनो स्मॉल n 10⁻⁻9, देन पिको स्मॉल p 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, आटो, एक्सो, इस तरह से चलता रहता है 10⁻⁻18, इसी तरह चलता है। तो ये सारी वैल्यूज सब मल्टीपल्स हैं, दीज आर लेस देन 1 एंड दीज आर द मल्टीपल, दीज आर ग्रेटर देन 1। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप इसका एक क्या करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वैल्यूज आपको याद करनी है, ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।